नमस्कार दोस्तों, क्या किसी शिप को अरेस्ट किया जा सकता है और अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है। आज इस लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। एडमिरल्टी लॉ, इसको समझना है हमने आज। तो एडमिरल्टी का मतलब सबसे पहले समझो। एडमिरल्टी का मतलब होता है ऐसी ज्यूरिसडिक्शन या ऐसी कोर्ट ऑफ लॉ की पावर जो शिप से रिलेटेड हो या समुद्र से रिलेटेड हो या नेविगेबल वाटर्स से रिलेटेड हो। सो एडमिरल्टी एक टर्म है, एक शब्द है जो ऐसे कानून के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो शिप्स से रिलेटेड है, समुद्र से रिलेटेड है या नेविगेशन जहां पे पानी में हो सकता है, दैट कैन इंक्लूड अदर पार्ट्स, अदर वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एक्सेट्रा, उससे अगर जुड़ा है तो उसको एडमिरल्टी कहते हैं। भारत में जो एडमिरल्टी रिलेटेड लॉज होते हैं ना, कानून होते हैं, उसके तहत जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब कि पावर्स की बाउंड्रीज, कौन पावर एक्सरसाइज करता है, किसके पास पावर होती है, तो ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है ना, हाई कोर्ट्स के पास होती है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस का मतलब ये कि अगर इस पर्टिकुलर मामले से जुड़ा कोई फैसला है लेना है तो वो हाई कोर्ट लेगा, और मामला अगर डिस्प्यूटेड है तो डिस्प्यूट सीधा हाई कोर्ट के पास जाएगा, बीच में किसी अदालत के पास नहीं जाएगा। ऐसा ही एक मामला है केरला के अंदर देखने को मिलता है, जहां पे MSC एल्सा 3, ये है मर्चेंट शिपिंग वेसल MSC एल्सा 3। ये जो शिप है ना 25 मई 2025 को, ठीक है, ये सिंक हो गई थी, यानी दिस शिप सैंक ऑफ द कोस्ट ऑफ अलापुलिया। ठीक है, तो केरला से 25 किलोमीटर की दूरी पर लगभग यह शिप सिंक हो गई। इस शिप में ढेर सारे कंटेनर थे, 650 के आसपास कंटेनर थे, जिसमें हैजार्डस सब्सटेंसेस थे, डीजल था, प्लास्टिक पेलेट्स थे, और वो सारे उसके आसपास के पानी में फैल गए, स्प्रेड हो गए। तो अब मामला यह है कि केरला सरकार को इसे साफ करना पड़ा। इसको कोस्ट गार्ड भी लगा, है ना, कोस्ट गार्ड वाज आल्सो डिप्लॉयड फॉर क्लीनिंग अप द मेस विच वाज क्रिएटेड ओवर देयर, और इससे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डैमेज, एनवायरमेंटल डैमेज क्रिएट हुआ। अब इस डैमेज को किसी ना किसी तरीके से तो भरपाई करवानी पड़ेगी, कॉम्पनसेशन करवाना पड़ेगा। इसीलिए केरला गवर्नमेंट अप्रोच्ड द केरला हाई कोर्ट अंडर एडमिरल्टी लॉ। एलिगेशन क्या है केरला गवर्नमेंट का? केरला गवर्नमेंट सेड दैट वी वांट दिस मच मनी, इतना पैसा हमें चाहिए, 9,500 करोड़ रुपए चाहिए, जिसमें 3 कंपोनेंट है। एक, जो एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी को डैमेज हुआ है पोल्यूशन की वजह से, दूसरा, उसको ठीक करने में हमें जितना एफर्ट लग रहा है वो, और तीसरा, फिशरमैन को फिशरीज के नुकसान की भरपाई करने के लिए। ये सारी जो एलिगेशन या क्लेम थे ये CPCB की गाइडलाइंस के तहत दिए गए थे, और ऑयल पोल्यूशन और कंटामिनेशन के बदले ये क्लेम्स मांगे गए फ्रॉम द पेरेंट कंपनी। इसके चलते हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा कि आप लाइबेरिया की इस कंपनी की जो कंटेनर है, दूसरा कंटेनर शिप, नॉट दिस वन, क्योंकि ये शिप तो डूब चुकी है, दूसरे कंटेनर शिप को आप अरेस्ट कर सकते हो, यू कैन अरेस्ट इट, एक तरीके से सिक्योरिटी की तरह, कि जब तक ये पैसा नहीं मिल जाता है आप इस कंपनी की दूसरी शिप को अरेस्ट करके रख लो। कौन से कानून का प्रयोग किया गया? विच लॉ वाज यूज्ड? द लॉ इज कॉल्ड एडमिरल्टी ज्यूरिसडिक्शन एंड सेटलमेंट ऑफ मैरिटाइम क्लेम्स एक्ट। बहुत रिसेंटली, मतलब लीगल हिस्ट्री में रिसेंट ही हुआ, 2017 में से चेंज किया गया। अर्लियर 1861 1890 के यह कानून था, लेकिन 2017 में से चेंज किया गया। पहले सिर्फ 3 हाई कोर्ट्स को पावर दी गई थी एडमिरल्टी की, बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट एंड मद्रास हाई कोर्ट। नाउ दैट वाज एक्सटेंडेड टू ऑल द कोस्टल स्टेट्स। तो जहां जहां कोस्ट लग रही है, केरला, कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना, बिकॉज पुराने केसेस हो सकते हैं, ऑल्दो तेलंगाना का अब कोस्ट से कोई लेना देना नहीं है, एंड आंध्र प्रदेश। तो इसकी जो पावर्स है या इसकी जो लिमिटेशंस है, ज्यूरिसडिक्शन है, ये कहां तक अप्लाई होती है? इट अप्लाइज अप टू टेरिटोरियल वाटर्स। ऐसा नहीं है ना कि समुद्र में कहीं पे कोई भी जहाज गिरा, है ना, कहीं पे किसी की टक्कर हो गई आपस में तो क्लेम करने आ जाओ, नहीं नहीं, देयर हैज टू बी अ बाउंड्री दैट नीड्स टू बी सेट अप। दैट बाउंड्री इज सेट अप एज फार एज टेरिटोरियल वाटर्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो आपकी लो वाटर लाइन है, मतलब पानी जो है लो टाइड के समय, एक होती है ना हाई टाइड और लो टाइड, तो लो टाइड के समय पानी जहां पे आता है, जहां तक आता है
जमीन से, उसको बेस लाइन कह दिया जाता है। इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, दिस इज नॉट किलोमीटर, 12 किलोमीटर नहीं है, 12 नॉटिकल माइल्स तक आपके टेरिटोरियल वाटर होता है। और टेरिटोरियल वाटर के नीचे जितना सॉइल है और सब सॉइल है, और ऊपर एयर स्पेस जितनी है, वो सारी टेरिटोरियल बाउंड्री होती है। दैट एंटायर एरिया, दिस एंटायर एरिया इज अंडर टेरिटोरियल सी। अब यहां पे शिप्स को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो ये डिस्प्यूट जाएगा सीधा उस स्टेट के हाई कोर्ट के पास। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। Before moving ahead and understanding the details, I just want to remind you कि 2026 के लिए हमारा entire mentorship course आपको लाइव मिल सकता है। 15% डिस्काउंट भी हम इस पे प्रोवाइड कर रहे हैं। एंटायर कंटेंट प्लस वीडियोस, दैट इज लाइव लेक्चर्स अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज, मेंस आंसर राइटिंग, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। अब लीगल प्रोविजंस जो इन्वोक किए जा रहे हैं इसके अंदर, उसमें एक प्रोविजन है एडमिरल्टी एक्ट का एनवायरनमेंट डैमेज को लेकर, दैट इज सेक्शन 4। एनवायरनमेंट डैमेज जो वेसल की वजह से हुआ और उसका कॉम्पनसेशन, हाईकोर्ट इन सब मामलों में सुनवाई कर सकता है, ऐसा एडमिरल्टी एक्ट में लिखा है। भारत में और भी कानून हैं और भी लॉज हैं जिनके अंदर आप इस प्रकार के ऑयल स्पिलेज या शिप्स की कंटेनर्स का लीकेज होना, इन सब को डिस्कस कर सकते हो, लेके जा सकते हो कोर्ट के पास और फिर कोर्ट से कॉम्पनसेशन मांग सकते हो, विच इंक्लूड्स द मर्चेंट शिपिंग एक्ट ऑफ 1958, द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 और एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के पास भी जा सकते हो। इससे पहले भी एनजीटी ने कुछ फैसले सुनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, पनामा पे आधारित एक कंपनी के ऊपर 100 करोड़ रुपीस का फाइन लगा था जब उनकी एक शिप का ऑयल स्पिल हो गया था मुंबई के पास। अब फाइनली वी कम टू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट वी आस्क्ड इन द बिगिनिंग कि क्या एक शिप को अरेस्ट किया जा सकता है। शिप अरेस्ट होता क्या है? सो शिप अरेस्ट इज अ लीगल डिटेंशन, मतलब अपनी कस्टडी में रख लेना शिप को, वेसल को, जब तक आपका मैरिटाइम क्लेम जो आपने क्लेम किया है वो आपको मिल नहीं जाता। ग्लोबली शिप अरेस्ट होते हैं, कॉमन प्रैक्टिस है, ताकि शिप ओनर्स की जो लायबिलिटी है वो एनफोर्स करवाई जा सके। इस पर्टिकुलर मामले में मर्चेंट शिपिंग वेसल अकीटेटा 2 को डिटेन किया गया, क्योंकि जो पहली वाली है वो तो सिंक हो चुकी है ना। अब उससे जब तक आप सिक्योरिटी मनी नहीं ले लेते या जो आपने कॉम्पनसेशन अवार्ड किया है 9,531 करोड़ वो नहीं ले लेते, तब तक ये शिप इसी तरीके से विजिंजियम पोर्ट के अंदर रहेगी। अगर आप एग्जाम रेलेवेंस समझना चाहते हैं इस टॉपिक की तो 4 तरीके से समझे। एक, एनवायरमेंटल लॉज एंड मैरिटाइम लॉज, इनका इंटरसेक्शन आपको इसमें दिखता है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 4, यानी कि आप ये सोचो कि कानून कैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में मदद कर सकता है, उसका बेहतरीन एग्जांपल है। जुडिशियल एक्टिविज्म का बेहतरीन एग्जांपल है कि कंजर्वेशन को लेकर, मरीन कंजर्वेशन को लेकर दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड लास्ट में एग्जांपल के तौर पे, चाहे वो एनवायरनमेंट हो चाहे वो पॉलिसी मेकिंग हो, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सो दैट इज ऑल इन दिस पर्टिकुलर एडिशन ऑफ आवर डिस्कशन। Hopefully you learned something from this and आगे आने वाले समय में हमारे साथ जुड़ी रहिए। नमस्कार।